हमारी बुद्धि सर्वज्ञाता नहीं है। ऋग्वेद की एक ऋचा है, ए ब्रवीतो य उत्तिचकेतत। इस विश्व के सब रहस्यों को यदि कोई जानता है तो वह यहाँ आकर बताए। तैत्तिरीय ब्राह्मण की एक श्रुति है, यह विश्व किससे उत्पन्न हुआ यह कौन जानता है। इसके रहस्यों को कौन कह सकता है। देवता भी तो पीछे जन्मे हैं, वे अपने उद्भव से पूर्व काल के वृतांत कैसे जान पाए। जिसका एक फल यह पृथ्वी है, उस ब्रह्मांड वृक्ष का जन्म किस अरण्य में हुआ इसे कौन जानता है। इस सब का जो अधिष्ठाता है उसे कौन जानता है। वह अधिष्ठाता भी अपने विस्तार का संपूर्ण रहस्य जानता है या नहीं, इसे कौन जाने। कोपरनिकस भी सत्य की शोध में एक सीमा तक ही बढ़ सका। उसने पृथ्वी को विश्व का केंद्र तो नहीं माना, पर वह सहरा सूर्य के सिर बांध दिया। वह कहता था ब्रह्मांड का मध्य केंद्र सूर्य है, उसी के इर्द गिर्द समस्त ग्रह नक्षत्र परिक्रमा करते हैं। उसे क्या पता था कि बेचारा सूर्य भी कभी अनंत ब्रह्मांड की परिभ्रमण प्रक्रिया का एक नन्हा सा बाल पथिक ही माना जाने लगेगा। प्राचीन ज्योतिष शास्त्र की मान्यता यही रही है कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य चल एवं ग्रह नक्षत्र उसकी परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी को चपटी तश्तरीनुमा माना जाता था। यो पीछे पाइथागोरस, अलवेरोनी, आर्यभट्ट आदि ने पृथ्वी को गोल तो माना, पर उसे भ्रमणशील वे भी नहीं मानते थे। गैलीलियो ने खगोल का दूरदर्शन कर सकने योग्य दूरबीन सबसे पहले 1609 ईस्वी में बनाई। इससे पूर्व जितना तारामंडल आंखों से देखा जा सकता था उसी की खोज संभव थी और करी गई। आचार्य लगध, आर्यभट्ट, वाराहमिहिर, भास्कराचार्य, टॉलमी, कोपरनिकस, कैप्लर आदि ज्योतिर्विदों ने आंखों से जो देखा जा सकता था उसी आधार पर खगोल विद्या की खोजबीन की है। समस्त ब्रह्मांड के बारे में जानना तो बहुत दूर की बात है, हम अपने सौरमंडल के बारे में भी बहुत कम जानते हैं। पृथ्वी के बारे में हमारी जानकारी का क्रमिक विकास हुआ है। चंद्रमा को प्राचीन काल में एक स्वतंत्र और पूर्ण ग्रह माना जाता था। अब यह मान्यता बदल दी गई है और माना गया है कि वह पृथ्वी का उपग्रह मात्र है। मंगल को भौम, भूमिपुत्र आदि नामों से पुकारा जाता है और कहा जाता है कि वह अति प्राचीन काल में पृथ्वी का ही एक अंग था। प्रकृति के विग्रह से यह टुकड़ा कटकर अलग हो गया और स्वतंत्र रूप से ग्रह बनकर अपनी कक्षा में भ्रमण करने लगा। इतने पर भी उसमें ऐसी अनेक विशेषताएं मौजूद हैं जो पृथ्वी से मिलती जुलती हैं। उस पर प्राणियों की उपस्थिति का जो विश्वास किया जाता रहा है उसमें कमी नहीं आई, वृद्धि एवं पुष्टि ही हुई है। सोवियत खगोलवेत्ता मिखाइल यारोव ने रूस तथा अमेरिका द्वारा भेजे गए मंगल खोजयानों की रिपोर्टों का अध्ययन करके यह निष्कर्ष निकाला कि वहां जीवन होने की बहुत संभावना है। वे कहते हैं कि मंगल मृत ग्रह नहीं है, उसमें पिछले दिनों ऐसी उथल पुथल होती रही है जिसका प्राणियों की उत्पत्ति में प्रधान हाथ रहता है। अगले दिनों वहां के ध्रुवों को पिघलने की पूरी संभावना है। इसमें कुछ एक केंद्रों में संग्रहित और ठोस स्थिति में रहने वाला पानी, नदी, नालों और बादलों के रूप में जगह जगह पहुंचने लगेगा। उस स्थिति में स्वभावतः ऐसे प्राणी उत्पन्न होने लगेंगे जो वहां की जलवायु में भली प्रकार जीवन यापन कर सके। मंगल में पानी तो है, पर वहां फटते रहने वाले ज्वालामुखियों द्वारा हवा में भाप बनकर बुरी तरह उड़ाया जा रहा है। उसके भूतल का प्रायः 1 लाख गैलन पानी भाप बनकर आकाश में उड़ जाता है।
इसी से सघन बादल जो उसके ऊपर छाए हुए हैं और भी अधिक सघन बनते जाते हैं। अंतरिक्ष खोजी मॉरिनर ने जो सूचनाएं भेजी हैं उनका विश्लेषण करते हुए डॉक्टर मासुरस्की ने एक निष्कर्ष यह भी निकाला कि जब सूर्य की परिक्रमा करते हुए उसके निकट पहुंच जाता है तो गर्मी की अधिकता से उसके ध्रुव प्रदेशों की बर्फ पिघलकर नई नदियों तथा झीलों का निर्माण करती है। जब वह बहुत दूर निकल जाता है तो गर्मी की कमी से हिम प्रलय भी होती है। इन हिमयुगों के बीच प्रायः 25,000 ईयर्स का अंतर रहता है। हम पृथ्वी निवासियों के शरीर रचना डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए रसायन से संभव हुई है। यह जलीय स्तर का तत्व है। इसका विकास जहाँ जल की उपस्थिति होगी वहाँ संभव हो सकेगा, पर यह अनिवार्य नहीं कि यह एक ही रसायन सभी ग्रह नक्षत्रों की स्थिति में जीवन उत्पन्न करता हो। उसके और भी बहुत आधार हैं। अमेरिका की नेशनल साइंस कांग्रेस ने मंगल ग्रह की नवीनतम स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह भी आशा व्यक्त की है कि वहां जीवन का अस्तित्व हो सकता है। डीएनए के अतिरिक्त भी जीवन के अन्य आधार हो सकते हैं। पृथ्वी पर भी ऐसे बैक्टीरिया पाए गए हैं जो मंगल जैसी परिस्थितियों में रखे जाने पर जीवित रह सकते हैं। उन्हें ऑक्सीजन की जरा भी जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ तक कि ऑक्सीजन में उल्टे दम तोड़ने लगते हैं। रूस की साइंस एकेडमी के अंतर्गत चलने वाले माइक्रोबायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ने एक ऐसी प्रयोगशाला विनिर्मित की है जिसमें मंगल ग्रह जैसा वातावरण है। इसमें पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले पिगमेंटे बैक्टीरिया भली प्रकार विकसित हो रहे हैं। घातक अल्ट्रावायलेट विकिरण भी उन्हें कुछ हानि नहीं पहुंचा सकता। ऐसे ही कुछ पौधे भी हैं जो उस वातावरण में जीवन यापन कर रहे हैं। मैरिनर 9 यान द्वारा भेजी गई सूचनाओं का जेट प्रोपल्शन लैबोरेटरी में अध्ययन करके यह निष्कर्ष निकाला गया कि वहां के दक्षिण ध्रुव पर हिमाच्छादित वातावरण है। डॉक्टर रुडोल्फ हैनल ने इन्हीं सूचनाओं से यह भी नतीजा निकाला है कि वहां की हवा में भाप का भी अच्छा खासा अंश है। ऊपर के वातावरण में तेज गर्मी अवश्य है, पर मंगल के धरातल का तापमान सह है। मंगल के 2 चंद्रमा उसकी परिक्रमा करते हैं। पोलिश खगोल विज्ञानी जॉन गॉडोमिस्की ने ब्रह्मांड में जीवन की संभावनाओं पर प्रकाश डालने वाली एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है, मैनुअल ऑफ स्टेलर एक्सोस्फीयर। उसमें उन्होंने अपने निकटवर्ती 3 ऐसे ग्रहों का उल्लेख किया है जिनमें जीवन होने की पूरी संभावना है। वे हमसे 10-11 प्रकाश वर्ष की दूरी पर हैं। सन 1950 ईस्वी में एक उल्काश्म पृथ्वी पर गिरा था। उसका विश्लेषण करने में अमेरिका के मूर्धन्य विज्ञानवेत्ता जुट गए। डॉक्टर सिस्लर की अध्यक्षता में चले इस शोध का निष्कर्ष यह था कि इसमें अमीनो नाइट्राइड, हाइड्रोकार्बन जैसे जीव रसायन मौजूद हैं और जहां से यह आया है वहां जीवन की संभावना अवश्य है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय ने डॉक्टर काल्विन के नेतृत्व में इसी उल्काश्म की दूसरे ढंग से खोज कराई। उन्होंने भी सिस्लर की जीवन संभावना वाली बात को पुष्ट कर दिया। पृथ्वी से 75 किलोमीटर ऊपर कितनी ही उल्काएं उड़ती रहती हैं। प्रयत्न यह किया जा रहा है कि इनमें से कुछ को गिरफ्तार करके लाया जाए और उनके मुंह से ब्रह्मांड के छिपे हुए रहस्यों को उगलवाया जाए। यूं धरती पर से भी एस्ट्रो रेडियो सिस्टम के सहारे संसार की कितनी ही वेधशालाएं इस दिशा में खोजबीन करने में निरत हैं।
ओजमा प्रोजेक्ट का रेडियो टेलीस्कोप इस दिशा में कितना ही महत्वपूर्ण खोजें प्रस्तुत करने में सफल रह चुका है। अपने सौरमंडल में 9 ग्रह, 31 उपग्रह और जो गिन लिए गए हैं ऐसे 20,000 क्षुद्र ग्रह हैं। ये सभी अपनी अपनी कक्षा मर्यादाओं में निरंतर गतिशील रहने के कारण ही दीर्घ जीवन का आनंद ले रहे हैं। यदि ये व्यतिक्रम पर उतारू हुए होते तो इनमें से एक भी जीवित ना बचता। वे कब के परस्पर टकराकर चूर्ण विचूर्ण हो गए होते। इन 9 ग्रहों में से 6 पुराने हैं और 3 नए। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। इनमें से जो ग्रह सूर्य के जितना समीप है उसकी परिक्रमा गति उतनी ही तीव्र है। बुध सबसे समीप होने के कारण प्रति सेकंड 48 किलोमीटर की गति से चलता है और एक परिक्रमा 88 डेज में पूरी करता है। पृथ्वी एक सेकंड में 28.6 किलोमीटर की चाल से चलती हुई 365.25 दिन में परिक्रमा पूरी करती है। प्लूटो सबसे दूर है। वह सिर्फ 4.3 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता है और 148.43 ईयर्स में एक चक्कर पूरा करता है। इनमें से बुध और शुक्र में अतिताप है। मंगल मध्यवर्ती है। बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो बहुत ठंडे हैं। पृथ्वी का तापमान संतुलित है। सूर्य से पृथ्वी की ओर चलें तो 5वां और पृथ्वी से सूर्य की ओर चलें तो 3रा ग्रह बृहस्पति है। वह अपने 9 ग्रहों में सबसे बड़ा है। शेष ग्रहों का सम्मिलित रूप भी बृहस्पति से कम पड़ेगा। उसकी अधिकतम दूरी सूर्य से भी उतनी ही है जितनी की पृथ्वी से, अर्थात कोई 60 करोड़ मील अधिक से अधिक और कम से कम 36 करोड़ मील। उसका मध्य व्यास 88,700 माइल्स है। सामान्यतः उसे पृथ्वी से 10 टाइम्स गुना बड़ा कहा जा सकता है। गैस के बादलों की 10,000 से लेकर 20,000 मील मोटी परत उस पर छाई हुई है। पानी और हवा का अस्तित्व मौजूद है। पृथ्वी बृहस्पति के इर्द गिर्द 12 मून चंद्रमा चक्कर काटते हैं। इनमें से 4 का तो विस्तृत विवरण भी प्राप्त कर लिया गया है। बृहस्पति का गुरुत्व पृथ्वी से 2.5 गुना अधिक है। वहां दिन 10 घंटे का होता है किंतु लगभग 12 वर्ष में पूरा होता है। उसकी चाल धीमी है, 1 सेकंड में 8 माइल्स, जबकि अपनी पृथ्वी 1 सेकंड में 18 मील चल लेती है। विश्व जीवन का कीर्तिमान 210 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जीवित रह सकने का बन चुका है। उतनी गर्मी सहन करने वाले जीवधारी बृहस्पति जैसे दूसरा सूर्य समझे जाने वाले हाइड्रोजन गैस प्रधान ग्रहों पर आसानी से निर्वाह कर सकते हैं। वैज्ञानिक यहाँ तक कहते हैं कि सूर्य के विस्फोट से जिस प्रकार सौरमंडल के अन्य ग्रह बने हैं उस तरह बृहस्पति नहीं बना। वह अपने 12 उपग्रहों समेत एक स्वतंत्र नक्षत्र है और किसी प्रकार सूर्य की पकड़ में आकर उसकी अधीनता स्वीकार करने में विवश हो गया है। तो भी उसमें स्वतंत्र तारक जैसी विशेषताएं बहुत अंशों में विद्यमान है। यदि बृहस्पति स्वतंत्र तारक रहा होता तो उसके 12 उपग्रहों में 4 को प्रधानता मिलती। इन प्रधान चंद्रमाओं को गैलीलियो ने अपनी दूरबीनों से देख लिया था और उनका नामकरण आईओ यूरोप, गैनीमीड, कैलिस्टो कर दिया था। अन्य 8 उपग्रह इसके बाद देखे और पहचाने जाने गए।
सौर परिवार के ग्रहपिंड अपनी पृथ्वी के सहोदर भाई हैं। हम उनके बारे में जो जानते हैं वह इतना कम है जिसे बालकों जितना स्वल्प ज्ञान ही कह सकते हैं। सौर परिवार जैसे अरबों खरबों तारक मंडल जिस ब्रह्मांड में भरे पड़े हैं, उसकी विशालता की कल्पना तक कर सकना अपनी बुद्धि के लिए संभव नहीं है। हम अपनी ज्ञानपरक उपलब्धियों पर गर्व तो करें, वो ठीक है, पर साथ ही यह भी ध्यान रखें कि अनंत ज्ञान की तुलना में हमारी जानकारियां अत्यंत ही स्वल्प और नगण्य हैं। इतनी तुच्छ जानकारी के आधार पर हमें सर्वज्ञाता बनने का दुस्साहस नहीं करना चाहिए और ईश्वर एवं आत्मा के अस्तित्व तक से इनकार करने की इसलिए चेष्टा नहीं बरतनी चाहिए कि हमारी बुद्धि उसे प्रत्यक्षवाद की प्रयोगशाला में प्रकट नहीं कर सकती।